विक्रम ने पूछा, तुमने उसकी आवाज़ सुनी? नहीं, अदिति ने जवाब दिया, मैसेज था, लैपटॉप से भेजा था लेकिन कुछ हिस्से ही इंटरसेप्ट हो पाए। अगर जगह पता चल जाती तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। उद्धरण, कोई बात नहीं, हम यहीं से उसका पीछा करेंगे। रास्ते में मीटिंग की जगह या वापस आते वक्त जहां भी मौका मिला अटैक कर देंगे, और अगर किसी जगह भी मौका नहीं मिला तो बिल्डिंग में उसके पीछे जाकर पता लगा लेंगे कि वो कहाँ रहता है। विक्रम को अब विश्वास होने लगा था कि अगले दिन वो अपना काम पूरा कर पाएंगे। अदिति ने पूरा दिन कार में बैठे हुए बिताया था। बुर्का और कार के अंदर की गर्मी की वजह से उसने बार बार पानी पिया था और अब उसे बाथरूम जाने की जल्दी थी। उनका गेस्ट हाउस आधे घंटे की दूरी पर था। इतनी देर रुकना उसके लिए मुश्किल था। अदिति ने धीरे से विक्रम को कहा, मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। उद्धरण, उनकी कार बेसमेंट से निकली ही थी। विक्रम ने अरुण को सड़क के किनारे रुकने के लिए कहा और अदिति को लेकर एक बिल्डिंग के मार्केट के हिस्से में चला गया। दरवाजे से अंदर जाते ही किसी माल की तरह खुला एरिया था। जहां से वो लोग अंदर आए थे वो पूरी दीवार कांच की थी और बाकी तीनों तरफ दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे बने हुए थे। एक तरफ बाथरूम का चिन्ह लगा हुआ था। उसने इशारे से अदिति को लेडीज बाथरूम का रास्ता दिखाया और उसके अंदर जाने के बाद खुद भी जेंट्स बाथरूम की तरफ मुड़ गया। विक्रम टॉयलेट के अंदर था जब अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, इतने से क्या होगा, कम से कम 50 पेटी तैयार करवाओ। उद्धरण, इस तरह की बात विक्रम ने बैंकॉक में भी सुनी थी। कहीं इनका मतलब बम की पेटी तो नहीं था। तभी फिर से आवाज आई। पहले नहीं बोला क्योंकि दूसरे यूनिट में तैयार हो रही थी। पता नहीं उन हरामखोरों ने क्या किया कि पूरा यूनिट तबाह हो गया, खुद भी मर गए और माल भी जाया हुआ। उद्धरण, विक्रम के कान खड़े हो गए। उसे शक होने लगा कि ये मुस्तफ़ा का कोई आदमी है जो बैंकॉक के यूनिट की बात कर रहा है। अचानक आदमी हंसने लगा। ऐसे प्यादों की मौत का क्या गम मनाना, इन्हें सिर्फ शौक के लिए पाला है। असली माल तो कुछ दिनों बाद तैयार होगा। उस एक न्यूक्लियर मिसाइल के बाद पूरी दुनिया मुस्तफ़ा करीम जमाल को सलाम करेगी। उद्धरण, विक्रम एक बुत के जैसे सांस रोके खड़ा रहा। बाहर मुस्तफ़ा का कोई आदमी नहीं बल्कि खुद मुस्तफ़ा था। विक्रम ने बहुत धीरे से दरवाजे को 1 इंच खोला। जमीन पर परछाई नजर आ रही थी जिससे विक्रम को लगा कि मुस्तफ़ा वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। बिना आवाज किए उसने दरवाजे को थोड़ा और खोला और दीवार से चिपक कर दबे पांव वॉश बेसिन की तरफ बढ़ने लगा। किनारे पर पहुंचते ही उसे आदमी का सिर और पीठ नजर आने लगी। यकीनन ये मुस्तफ़ा था। 5 फुट के थोड़े मोटे शरीर पर लंबा कुर्ता पहने वो आईने में खुद को निहार रहा था। शायद वो विक्रम के अंदर जाने के बाद बाथरूम में घुसा था। हो सकता है उसके साथी या बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो, इसीलिए वो निश्चिंत होकर फोन पर ऐसी बात कर रहा था। विक्रम ने इधर उधर देखा। बाथरूम में कोई खिड़की नहीं थी। अगर वो मुस्तफ़ा को मार भी देता तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मुस्तफ़ा के आदमी उसे पकड़ लेते, पर किस्मत से हाथ आए शिकार को छोड़ भी नहीं सकता था। विक्रम इसी उधेड़बुन में था कि मुस्तफ़ा ने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन काट दिया। कुछ गुनगुनाते हुए वो झुककर आईने में शायद अपनी दाढ़ी संवार रहा था। एक कदम बढ़ाकर विक्रम मुस्तफ़ा के पीछे जाके खड़ा हो गया। आईने में उसका अक्स देखते ही मुस्तफ़ा ने झटके से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही विक्रम ने अपनी हथेली को टेढ़ा करके उसकी गर्दन की नस पर जोरदार वार कर दिया। मुस्तफ़ा बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गया। उसे उठाकर विक्रम ने एक टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया। फिर उसने दबे पांव जाकर दरवाजे से बाहर झांका। जैसा कि उसने सोचा था, थोड़ी दूर पर 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं थे, लेकिन कुर्ते के अंदर उनकी गन की रूपरेखा साफ नजर आ रही थी। विक्रम ने पहले अदिति को फ़ोन मिलाया। उसने फ़ोन उठाते ही परेशान होकर पूछा, कहाँ हो तुम विक्रम? मैं कब से रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उद्धरण, विक्रम ने उसे सारी बात बताई और निर्देश दिया कि उन लोगों को आगे क्या करना है। मुस्तफ़ा के बारे में सुनकर अदिति चौंक गई। तुम्हें यकीन है ये वही आदमी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? उद्धरण, मैं दावे से कह सकता हूँ अदिति, ये खुद अपना नाम लेकर फ़ोन पर शेखी बघार रहा था। इसे यहाँ से निकालने के लिए जो मैं कह रहा हूँ जल्दी से वही करो। विक्रम ने कहा। किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना अदिति जितनी तेज चल सकती थी उतनी तेजी से चलकर कार तक गई और अरुण और शांतनु को सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि विक्रम उनसे क्या करवाना चाहता है। जैसे ही शांतनु कार से उतरने लगा, अरुण ने उसे रोका। यहाँ नहीं, मैं कार को दूसरी जगह लेकर जाता हूँ, वहाँ से अंदर जाएंगे। ये मेन गेट है और यहाँ CCTV कैमरा भी होगा। हमें अभी खुद को छुपाना होगा और विक्रम को बताना होगा कि उसे कहाँ मिलेंगे। उद्धरण, शांतनु ने फौरन अरुण के बताए रास्ते के बारे में विक्रम को मैसेज किया। इसके बाद वो लोग कार से बिल्डिंग के पीछे की तरफ पहुंच गए जहां सारे रेस्टोरेंट के किचन थे। उनमें से एक का दरवाजा खोलकर अरुण, शांतनु और अदिति के साथ किचन से निकलकर जिस रेस्टोरेंट में पहुंचा वहां से बाथरूम के बाहर खड़े 2 आदमी नजर आ रहे थे। तभी उनमें से एक ने घड़ी में टाइम चेक किया, फिर बाथरूम की तरफ देखा। उसने दूसरे आदमी से कुछ कहा और उसने भी मुड़कर बाथरूम की ओर देखा। शांतनु ने धीरे से कहा, इससे पहले कि इन लोगों को शक हो और अंदर देखने जाएं, हमें अपना काम करना है।
उद्धरण। इतना सुनते ही अरुण ने शांतनु को रेस्टोरेंट से बाहर घसीट कर मारना शुरू कर दिया और जोर जोर से अरबी भाषा में उसे गालियां देने लगा। सभी लोग रुककर उन्हें देखने लगे। जो लोग उसकी भाषा समझ पा रहे थे उनके चेहरे पर नफरत और गुस्सा झलकने लगा। बाथरूम के बाहर खड़े दोनों आदमियों का ध्यान भी इस लड़ाई की ओर गया। शांतनु अरुण के चंगुल से छूटकर बाथरूम की तरफ भागा। उसके वहां पहुंचने से पहले ही अरुण ने उसे पकड़ लिया और फिर से मारने लगा। अचानक शांतनु उन आदमियों के पैरों के पास गिर पड़ा। दोनों छिटक कर दूर हो गए। अरुण ने उन दोनों को देखकर कहा, रास्ते से हट जाओ, हमारा दिमाग गर्म है, बाद में मत बोलना, तुमको भी लग गया। उद्धरण। वो दोनों थोड़ी और दूर हो गए। इस वक्त उनकी पीठ बाथरूम की तरफ थी, बल्कि किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं था। अदिति ने कनखियों से देखा कि विक्रम कंधे पर किसी को उठाए बाथरूम से निकलकर पीछे की तरफ दौड़ गया। शायद शांतनु ने भी विक्रम को देख लिया था, इसलिए वो हाथ जोड़कर रोते हुए अरुण से बोला, माफ कर दो, ऐसा गलती फिर से नहीं होगा। उद्धरण। अरुण ने उसको एक और भूंसा मारा और गुर्राते हुए कहा, आज तुमको छोड़ता है, दोबारा नजर आया तो बोटी बोटी कर देगा, भाग जा यहाँ से। उद्धरण। शांतनु भी दौड़कर उसी तरफ चला गया जहां उसने विक्रम को जाते देखा था। अपनी पगड़ी ठीक करते हुए अरुण अदिति के पास आया और धीरे से कहा, मेरी बात सुनने के बाद हमें गर्दन हिला देना और अपने पीछे बने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करना। उद्धरण। अदिति ने ऐसा ही किया। अरुण उसके आगे आगे रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। उनकी खुशकिस्मती से शाम के इस वक्त वहां कोई ग्राहक नहीं थे। एक वेटर को अपनी तरफ घबराई नजरों से देखते हुए अरुण ने कहा, किधर है तुम्हारा रसोई घर? हम खुद रसोइया को बताएगा कि हमारी अंग्रेज बेगम के लिए क्या खाना पकेगा। उद्धरण। बिना कुछ कहे वेटर ने किचन की तरफ इशारा कर दिया। किचन में पहुंचते ही बिना इधर उधर देखे अरुण अदिति का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। जैसा कि उसने सोचा था, विक्रम और शांतनु पहले ही कार में थे। कार के अंदर घुसते ही उसने पूछा, कहाँ है? डिक्की में, विक्रम ने जवाब दिया। बिना देर किए वो लोग तेजी से वहां से निकल गए, लेकिन अरुण उन्हें गेस्ट हाउस नहीं लेकर गया, बल्कि गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक दी। फिर उसने मुड़कर पूछा, अगर ये वही मुस्तफ़ा है जो मैं समझ रहा हूं तो शहर में भूचाल आ जाएगा, इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। होश आते ही ये क्या करेगा हम सोच भी नहीं सकते, इसे मारकर तुम लोगों को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। उद्धरण। हम इसे नहीं मार सकते, विक्रम ने जवाब दिया। इसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से दुनिया भर में तबाही मच सकती है, हमें इससे वो सारी बातें उगलवानी होंगी। उद्धरण। अरुण ने उसे समझाने की कोशिश की, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता था मुस्तफ़ा काबुल में है, लेकिन इसके यहाँ होने की खबर सारे संगठनों को होगी। तुम इन लोगों को नहीं जानते, इसके गायब होने का पता चलते ही शहर के एक एक घर में घुसकर लाशों का ढेर लगा देंगे। उद्धरण। विक्रम ने शांतनु और अदिति की तरफ देखा और उसने फैसला ले लिया, हम मुस्तफ़ा को अपने साथ अपने देश लेकर जाएंगे। उद्धरण। शांतनु और अदिति ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन अरुण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, अपने देश जाना तो दूर, इसके साथ तुम बॉर्डर भी पार नहीं कर सकते। उद्धरण। विक्रम ने जवाब दिया, कोशिश तो कर सकते हैं, अगर नौबत मरने की आ गई तो पहले मुस्तफ़ा को मार देंगे, लेकिन अगर इसे लेकर वापस जाने में कामयाब हो गए तो एक या दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। उद्धरण। उन सब के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर अरुण समझ गया कि वो लोग जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। एक लंबी सांस लेकर उसने पूछा, मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? विक्रम ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, क्या तुम हमें बॉर्डर पर करवा सकते हो? सबसे पहले शांतनु अकेला गेस्ट हाउस पर पहुंचा। उसने बूढ़े आदमी से कहा, दोनों कमरों का कितना पैसा बनता है चचा? आदमी ने पूछा, वापस जा रहे हो गया इलाज? शांतनु ने आंखें पोंछते हुए रुआंसी आवाज में कहा, डॉक्टर बोला कुछ नहीं हो सकता, घर वापस लेकर जाओ। उद्धरण। बूढ़े आदमी ने उसे तसल्ली देते हुए हिसाब करके उसको बिल पकड़ा दिया। पैसे चुकाने के बाद शांतनु दोनों कमरों से सारा सामान ले आया और पैदल ही अरुण की कार तक पहुंच गया। तब तक विक्रम ने मुस्तफ़ा को बेहोशी के 2 इंजेक्शन दे दिए थे। विक्रम ने संग्राम को कोई फ़ोन नहीं किया। तीनों ने ही अपना फ़ोन बंद कर दिया, जिससे संग्राम भी उन्हें कांटेक्ट ना कर सके। अब तक मुस्तफ़ा के गायब होने की खबर उसके लोगों को हो गई होगी। अगर वो किसी आधुनिक यंत्र से पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो विक्रम नहीं चाहता था कि उनकी कॉल ट्रेस हो। इस बार उन्होंने अदिति को भी नकली दाढ़ी मूंछें और मर्दों वाले कपड़े दे दिए। उसका बुर्का मुस्तफ़ा को पहनाकर उन्होंने पीछे बैठा लिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि अदिति के पास अपने नए चेहरे का ना तो पासपोर्ट और वीज़ा था और ना कोई और पहचान पत्र। अगर वो लोग फिर से तजाकिस्तान के पासपोर्ट दिखाकर लौटने की कोशिश करते तो अदिति उनके साथ नहीं जा सकती थी। अरुण ने कहा वो पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 दिन चाहिए और वक्त उनके पास था नहीं। सब लोग रात को ही बॉर्डर के लिए निकल पड़े। पहले के 2 नाकों पर भारी चेकिंग थी, लेकिन पहले दिन उन्हें जो लिफाफा मिला था उसमें हॉस्पिटल के कागज भी थे। इसलिए बुर्के में सहारा लेकर बैठी औरत को देखकर किसी ने उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन जैसे जैसे वो बॉर्डर के नज़दीक पहुंचने लगे विक्रम की घबराहट बढ़ने लगी।
अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अदिति को कहा, जल्दी से अपनी दाढ़ी मूंछ उतारकर मुझे दो। उद्धरण। अदिति के ऐसा करते ही उसने अपनी नकली दाढ़ी और मूछें अदिति को सौंप दी। फिर तुम क्या करोगे? उसका प्लान समझकर अदिति ने पूछा। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बॉर्डर के पार मिलूंगा, विक्रम ने कहा। शांतनु परेशान हो गया, ये जगह हमारे बॉर्डर जैसी नहीं है विक्रम। तुम बिना किसी की नज़र में आए उस तरफ कैसे पहुंचोगे? विक्रम ने उन्हें अपना प्लान बताया। उसमें बहुत खतरा था, लेकिन खतरा कार से जाने में भी था। आखिरकार बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह पर विक्रम कार से उतर गया। उतरते ही वो सड़क के एक तरफ की बंजर जमीन पर तेजी से दौड़ते हुए उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां से उसने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया था। 1 घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद विक्रम को लकड़ी का बना पुल नजर आने लगा। उसने नक्शे में देखा था कि ये छोटा सा पुल पहले बॉर्डर के गांव वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन आतंकवादियों के कब्जे के बाद सारे गांव तबाह हो गए थे और सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब इस पुल पर पहरे के लिए सिर्फ 2 लोग रहते थे। विक्रम पुल के और नज़दीक जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों और घुटनों पर चिपकने वाले बैंड लगाए और पथरीली खाई में उतर गया। धीरे धीरे सपाट पत्थरों पर चलते हुए वो पुल तक पहुंच गया। पहरा देने वाले दोनों आदमी थोड़ी दूर पर बने हुए टेंट के अंदर बैठे थे और आपस में बातें करते हुए कुछ खा रहे थे। इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए उन्हें खास परवाह नहीं थी। लकड़ी के तख्तों को पकड़ते हुए विक्रम ने धीरे धीरे पुल के दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। अंधेरे की वजह से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरे किनारे पर पहुंचकर विक्रम फिर से खाई के अंदर चलते हुए पुल से दूर होने लगा। आखिरकार जब वो बाहर निकला और समय देखा तो तजाकिस्तान पहुंचने में उसे 3 घंटे लग गए थे। अब उसे जल्दी से जल्दी तय की हुई जगह पर अपने साथियों से मिलना था। क्या विक्रम के साथी मुस्तफ़ा के साथ बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हुए?